कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या होगा बसपा का भविष्य। जी हाँ, बसपा में कल दो और बड़े नेताओं की विदाई हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि बसपा के जितने भी बड़े दिग्गज और धुरंधर नेता थे वो एक एक करके या तो बाहर हो गए या बाहर कर दिए गए। कांशीराम के साथ के जो लोग थे, जंग बहादुर पटेल की बात करें, तमाम बड़े साथी जो थे, उसको मायावती ने या तो बाहर निकाल दिया या तो खुद वो परिस्थितियों के गुलाम बन करके बाहर चले गए। और अब धीरे धीरे जो मायावती की चौकड़ी थी, जिसको जो मायावती पर विश्वास करती थी, वो भी धीरे धीरे यहाँ से रुखसत हो गई। फिर चाहे बात स्वामी प्रसाद मौर्य की करें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की करें, बाबू सिंह कुशवाहा की करें, या तमाम जो दिग्गज थे वो अब रामाचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे लोग भी वहाँ से रुखसत हो चुके हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिर बसपा का भविष्य होगा तो क्या होगा, यही सबसे बड़ा आज का सवाल है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में नई उथल-पुथल मच गई है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी के दो कद्दावर नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मायावती ने इस तरह की कार्रवाई की। मायावती अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं, फिर चाहे मामला नसीमुद्दीन सिद्दीकी का हो या स्वामी प्रसाद मौर्य का। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई की। बसपा ने अपने विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को पद से हटा दिया। साथ ही रामाचल राजभर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इन सब के पीछे सतीश चंद्र मिश्रा का हाथ माना जा रहा है। बता दें कि लालजी वर्मा की जगह आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है। वहीं इन दोनों नेताओं पर पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ कार्य करने का आरोप है, जिसके चलते मायावती ने पार्टी के दो बड़े चेहरों पर कार्रवाई की। इससे पहले पार्टी ने राज बहादुर, आर.के. चौधरी, शाकिर अली, जंग बहादुर पटेल, बरखूराम वर्मा, सोनेलाल पटेल, राम लखन वर्मा, भगवत पाल, राजा रामपाल, राम खिलावन पासी, काली चरण सोनकर, इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, ब्रजेश पाठक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी बाहर का रास्ता दिखाया था। बीएसपी ने इस मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें साफ लिखा है कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि इन दोनों विधायकों को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा। लालजी वर्मा को मायावती का करीबी माना जाता है। उनकी पत्नी भी राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रह चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अवधेश कुमार को हराया था। रामाचल ने राजनीति की शुरुआत बसपा से की थी। 2007 में बसपा की सरकार बनने के बाद परिवहन मंत्री बने थे। सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से बसपा के इन दोनों नेताओं की मुलाकात सपा के नेताओं से हो रही थी। दोनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की कोशिश में भी थे। बताया जाता है कि इन दोनों नेताओं ने पंचायत चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जगह दूसरी पार्टी को समर्थन दिया था। इस वजह से पार्टी में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को लेकर काफी नाराजगी थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो आखिर क्या होगा अब बसपा का भविष्य, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सरजीत सिंह डंग जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है डंग साहब आपका। और शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है।
और हमारे साथ में विकास श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी। रैनी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, असलम रैनी साहब जो बस जी नमस्कार जी। और साथ ही साथ हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर डी.आर. साहू भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डी.आर. साहू साहब। सीधे रुक करेंगे असलम रैनी साहब का। असलम रैनी साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि बसपा का भविष्य बचा क्या है, क्योंकि आप भी उसमें थे, आप भी बाहर हो गए। आपका शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत ही खरी बात मैं बताने जा रहा हूं कि बसपा में ऐसी शख्सियत को जो कल निकाला गया है, जो मैंने आई हैव सीन ओन आईज अपनी आंखों से देखा कि माननीय लालजी वर्मा का इकलौता पुत्र के मरने के बाद 24 घंटे के अंदर माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर वो लखनऊ लौटते हैं और वो कामकाज में अपने बीएसपी के काम में लग जाते हैं। ऐसी शख्सियत जो 3 बार मंत्री बने हों और विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री बने हों, बहन जी के बहुत ही विश्वास पात्र माने जाने वाले रामअचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी को निकालने पर यह संदेश पूरे प्रदेश में चला गया कि अब बहुजन समाज पार्टी में कोई कद्दावर नेता नहीं बचा है, केवल वही लोग बचे हैं जो चापलूसी करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल खुलासा करना चाहता हूं, इसमें माननीय बहन जी की गलती नहीं है। माननीय बहन जी के जो आजू बाजू में कोऑर्डिनेटर, मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर जैसे खरवार साहब बैठते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी बैठते हैं, इन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक हम बहुजन समाज पार्टी को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इनका किसी पार्टी से संगठन है और बहुत बड़ी डील है इनकी, जो बहुजन समाज पार्टी को ये लोग खत्म कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय लालजी वर्मा जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, रामअचल राजभर जी, ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए जो 3 जनरेशन से वो पूरे सम्मान देने में आगे हों। जी 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 रैनी साहब, वाले दिन में 2022 में उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बने, जहां आपका सम्मान मिले उस पार्टी में जाना चाहिए। मैं तो सभी विधायकों से यह अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे पास तो इस समय 7 हैं और 11 लोग इस समय बाहर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त के और जुलाई के लास्ट वीक में, इसी अगले महीने में 11 के 11 विधायक हम लोग ऐसी पार्टी में जाएंगे जहां हमको पूर्ण सम्मान मिला है और हो सकता है इंशाल्लाह उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि बाकी के जो बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे और ऐसी पार्टी में जाएंगे जहां बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया के न्यूज़ पर। ये सबसे बड़ी बात आज उन्होंने कर दी। सुरजीत सिंह डंग साहब, आपने सुना बसपा चूंकि आपकी बी टीम कही जाती है आजकल उत्तर प्रदेश में, और उसके सारे विधायक टूट करके कहीं जा रहे, कहीं आपके पास तो नहीं आ रहे? क्योंकि आपके यहाँ तो सम्मान बहुत मिलता है। समझ सकता हूँ, मगर इस पीड़ा को इन्होंने पहले क्यों नहीं याद किया? इनके यहाँ जितने प्रदेश अध्यक्ष हुए मेरे अपने जनपद के पाल जी थे, आज उनका नाम लेवा कोई बसपा में नहीं है। उसके बाद जितने इनके प्रदेश है, जिन्होंने इनके फाउंडर थे, मैंने उनको देखा है कि एक डायरी लेकर के विधानसभा में घूमते थे। आज शायद उनका शरीर है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मगर उनको सरकार बनने के बाद तुरंत दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो कभी उनके दाहिने हाथ नाक के बाल सबसे निकटतम सहयोगी कहे जाते थे, बाहर हो गए। तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी ये नहीं बता सकते कि किस आधार पर वो अपने निकट लेती हैं और किस आधार पर, किस सोच के साथ फिर उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दी। ये मायावती जी के साथ कोई कह नहीं सकता। वो इसके साथ कब समझौता करेंगी, यह कहना भी मेरे ख्याल से किसी बहुत बड़े विश्लेषक के भी वश की बात नहीं थी। कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौता किया, मैं चुनाव लड़ चुका। फिर जनता दल या सपा के साथ फिर समझौता किया उन्होंने। मैंने हर पार्टी के साथ समझौता किया, तोड़ा। सरकार भाजपा के साथ बनाई, तोड़ी। 6 महीने हम करेंगे, 6 महीने आप करेंगे, आधे समय आप करेंगे, आधे, वो तोड़ती रही।
तो उनको समझ पाना बहुत कठिन है। और अगर इसको कोई मैं लालजी वर्मा भी मेरे मित्र हैं, रामाचल जी भी मेरे बहुत निकट रहे हैं, हम दोनों साथ साथ तीनों लोग विधानसभा के सदस्य रहे हैं, बहुत निकट रहे हैं, भाई की तरह हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनके दुख सुख में मैं शामिल होता हूँ, वो मेरे जी ऐसा नहीं है कि बसपा का कोई बड़ा से बड़ा नेता ये जानता नहीं। आपने कभी समाचार पत्रों में कभी किसी प्रदेश अध्यक्ष की, प्रदेश महामंत्री का कोई बयान पढ़ा है बसपा? देखिए, वो प्रारंभ से वन मैन पार्टी। काशीराम जी थे तो उस समय लोग कहते थे 1.5 व्यक्ति की पार्टी है, तो जो आधा बचा था वो 1.5 हो गया है, और अब वो अपने ढंग से काम करती है। अब इसका भविष्य क्या होगा, इस भविष्य के बारे में भी कह पाना बड़ा कठिन है। कम से कम मेरी ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। विकास श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी में भी काफ़ी सम्मान मिल रहा है बसपा से निकले हुए लोगों को। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी आपके यहाँ है, मीडिया प्रभारी हैं, तो क्या आपके यहाँ तो नहीं आ रहे कहीं ये सब सारे विधायक? रिक्वेस्ट करूंगा, आपका फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, आपका फेस नहीं आ रहा है फ्रेम में जी थोड़ा सा, जी आपका फेस नहीं अच्छा। क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा और पीछे जी जी, खराब हो लग रहा है। चलिए अब ठीक है, चलिए अब ठीक है। जरूरत क्या जी। है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। वाह, क्या बात है। फेस टू फेस बात करनी होती ना जी विकास जी, नहीं फेस टू फेस बात करनी होती ना जी विकास जी। रह चुके हैं और उन्होंने काफी सम्मान उनको हमारी पार्टी ने दिया। हमारी पार्टी देखिए शुद्ध राजनीतिक दल है, और जो लोग समाज में अपनी सेवा करना चाहते हैं उनको मंच प्रदान करना कांग्रेस पार्टी का धर्म है। और हम स्वागत करेंगे ऐसे अच्छे लोगों का जिन्होंने मिशन से जुड़ के एक दलित उत्थान का जो मिशन था उसके लिए काम किया। पर दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने अपनी आस्था, निष्ठा, विश्वास के साथ जिन लोगों ने काम किया मिशन के लिए, मिशनरी के लिए, उन लोगों के साथ में इंडिया देखा था, ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिन्होंने एक शून्य से खड़ा करके कई बार बहन जी को सम्मान दिलाया और सरकार बनवाया। आज एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में पहचान बनाने के बाद जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये एक राजनीतिक व्यक्ति को कभी भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी दल का हो, अपने पूरे जीवन को लगा करके किसी मिशन को, किसी पार्टी को खड़ा करता है। जितना उसका व्यक्तिगत हित स्वार्थ होता है, उससे ज्यादा वो समाज के प्रति जो उसकी एक जिम्मेदारी होती है उसके निर्वहन के लिए वो मंच चुनता है। और किसी को भी पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से नहीं चलाना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राजनीति में ऐसा पिछले 1-2 दशक से शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, धीरे धीरे ये गंदगी फैल रही है। कभी भी पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाना चाहिए, और लोगों की सबके विचार आना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। अगर लोग हमारे यहाँ चाहेंगे, अगर हम लोगों को सम्मान देने में कोई कमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शशांक यादव जी, आपके यहाँ भी तमाम लोग बसपा के आए हैं, और पिछली बार भी जब कई लोग आपके पास आ गए थे, तो क्या आप ही की तरफ इशारा है रैनी साहब का कि सारे लोग एक साथ जाएंगे और बहुत सम्मान मिलेगा उस पार्टी में? सामाजिक न्याय का ही कंसेप्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं शुरू से। और 1993 में सपा बसपा गठबंधन के जरिए भी जो एक राजनीति की शुरुआत हुई थी, उसने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया बदलाव लाया। और उसके बाद से मायावती जी ने जिस तरीके से पार्टी को हैंडल किया है, ये वैसे उनके दल का मसला है, दूसरे दलों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र में क्या इस किस्म की चीजें अलाउड है, ये चर्चा का विषय अवश्य हो सकता है कि जिन लोगों ने, कैडर ने, जिसने पार्टी को खड़ा किया, उसको बिना कोई शोकात, बिना कोई कुछ किया आप एक झटके में वेव्स पे निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उनकी एक छवि, जो वो महारानी वाली छवि मीडिया ने क्रिएट करी थी, वो उससे बंध गई है। उन्हें लगता है कि मैं जो भी करूंगी वो सही करूंगी,
और मेरे इशारे पर राजनीति चलती है, और ये अहम किसी भी नेता के लिए अच्छा नहीं होता है। तमाम दलितों ने पूरे हिंदुस्तान के और महिलाओं ने उनमें एक आशा की किरण देखी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहन जी ने जो भी उनके वजूहात हों, मैं तो जितना वॉच कर रहा हूं मेरी समझ में यही आ रहा है कि वो अपनी छवि की ही गिरफ्त, अपनी छवि की गुलाम हो चुकी है, और वो जो सपा बसपा का या जो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन था उससे बहुत दूर जा चुकी है। और अब वो इस तरह के कृत्य उनसे बड़ा एक्सपेक्टेड थे कि वो ये करेगी। तो किसी भी किस्म का जो ऑटोक्रेटिक नेता होता है वो किसी भी किस्म का विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये रामाचल राजभर जी, लालजी वर्मा साहब, ये और उससे पहले हमारे रायनी साहब और उनके सभी साथी लोग इतने मजबूत लोग रहे हैं कि जिन्होंने जमीन से बसपा को खड़ा किया है, बिल्कुल आके आसमान तक पहुंचाया। और अगर ऐसे लोगों की कदर नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में इस किस्म की राजनीति को बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीआर साहू साहब, आखिर बहन जी ऐसा कर क्यों रही हैं? बात करने के लिए एक उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। भारतीय राजनीति में जब 90 के बाद जब मंडल का एक चला, मंडल और कमंडल की राजनीति, उसी से एक दलित अस्मिताओं की भी बात चली जिसको कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया। तो ये जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कांशीराम जी की जो एक करिश्माई संगठनिक ढांचा के आधार पर जो खड़ा किया था, इसकी लाभ मायावती जी को मिली। और एक सशक्त महिला के रूप में एक अपने को प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश में उनका एक नेतृत्व को लोगों ने ग्रहण किया। और साथ में आपने देखा होगा जैसे कि 93 की बात है, उसके बाद आपने देखा होगा 2007 में वो सत्ता में आए और भाजपा में कुछ दिन तक उनके साथ रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोकतंत्र और जो तानाशाही, ये दोनों विरोधाभास। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में हम जब उसमें अंदर आते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों को हम जब खो देंगे तो वो रेलेवेंस खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आप जो सस्टेनेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, एक धारणीयता होती है, एक सस्टेन नहीं कर पाते। और वही हस्र जो है मायावती के पास हो रही है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा से वो दलित अस्मिता, दलित आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एक आशा की किरण और एक एस्पिरेशन बढ़ा था। और उसके साथ साथ ये सही है कि कांग्रेस की पूरी जो सत्ता में इतने दिन रहने की जो पूरी जो स्ट्रैटेजी था, जैसे दलित की वोट बैंक था, उसके बाद बैकवर्ड क्लास की कास्ट की वोट बैंक था, वो सब पट गया। तो इसलिए कांग्रेस आज कहीं पे नहीं है, क्योंकि उनके सारे वोट बैंक खत्म हो गए। तो इसी तरह से जो मायावती जी जो उस दलित अस्मिताओं को आगे लाने में जो एक अपने को प्रस्तुत किया था, और साथ ही साथ सोशल इंजीनियरिंग जो हम कहेंगे दलित और जो एक सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट में वो आए, तो ये सारे जो चीजें हैं वो आइडियोलॉजिकली बहुत बेहतर था। और उसके बाद एक सोसाइटी में एक सम्मान और उसके सबे मला। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि वो पर्सनालिटी कल्ट में घुस गई। जैसे हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि वो ऑटोक्रेसी पर्सनालिटी कल्ट या डेमोक्रेसी के विरोध, मतलब बिल्कुल एंटोनिम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि हम देखें मायावती जी का जो अलग अलग तरीके से उनकी जो व्यक्तित्व और खासतौर पे समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन, मेरे को लगता है कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते तो हो सकता है और नुकसान होता है। ठीक है, ठीक है। साहू साहब जी, कि जो ऑटोक्रेसी या एक तानाशाही, और जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि जो पर्सनालिटी कल्ट बनी और एक इमेज बनी, तो वो एक इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जब प्रासंगिकता खो जाता है, रेलेवेंस कॉन्टेक्स्ट खत्म होता है और आइडियोलॉजिकली आप दूर हो जाते हैं, विचारधारा से दूर। ठीक है जी, आइडियोलॉजिकली आप दूर हो गए, प्रासंगिकता आपने खो दी है। सर साहब आप आएंगे आपके पास, असलम जी के पास चलते हैं। असलम रैनी साहब, आप तो लंबे समय तक अंदर रहे हैं, आपने दो लोगों का नाम लिया, मैं चाहूंगा आप दो नाम वो फिर से दोहरा दीजिए जो उनके आसपास रहते हैं। मैं माननीय बहन जी मेरी अगर बात सुन रही होंगी, और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी सुन रहे होंगे, और खरवार साहब जो उनके बहुत ही राइट हैंड हैं,
केवल एक लाइन से उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि सितम के हाथ तो बैत हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की घड़ी है, टाल दूं कैसे, होता अगर पाँव में काटा, होता अगर पाँव में काटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का कांटा निकाल दूं कैसे। ये दोनों लोग बर्बाद कर देंगे बहुजन समाज पार्टी को, खरवार साहब और ये माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। जी माननीय सैनी साहब, जी सैनी साहब, जी रैनी साहब सवाल सुनिए जी, आपको पूरा मौका दिया मैंने, सवाल जी। कल मेरी बात हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलासा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सब लोगों ने इस बात के लिए हमको तसल्ली दे दिया है कि रायनी साहब अगले महीने में जब आप चलेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, क्यों ऐसा क्यों रहा है, इसका कारण क्या है इसके पीछे? इसके जो हम लोग पार्टी छोड़े हैं जी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन आपको जब आप डिबेट पर माननीय लालजी वर्मा जी कई मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं और रह चुके हैं और आज भी हैं, उनसे खुलासा कराइएगा, वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि हमारा बताना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उनके बताने पर आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे आज माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से अगर आप पूछें तो बहुत बेहतर बताएंगे। नहीं, तब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, तब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि कोई भी बड़ा से बड़ा कद्दावर नेता बसपा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जी जैसे अभी साहू साहब कह रहे थे, जी दलितों की पार्टी है जी, सब हमारे उत्तर प्रदेश में पासी समाज की संख्या अधिक है जी, सबसे कद्दावर नेता माननीय R.K. चौधरी साहब और माननीय जो आपके इंद्रजीत सरोज जी, और चमार बिरादरी में सबसे बड़े लोग जो जिसको गौतम कहते हैं, माननीय त्रिभुवन दत्त गौतम जी, जो सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, माननीय रमेश गौतम जी। जब माननीय बहन जी किसी के द्वारा कान भरने पर जब वो उनको निकाल सकती हैं, तो असलम रायनी और लालजी वर्मा किस खेत के मूली हैं? नहीं, मैं आपसे दूसरा सवाल इस पर यह पूछ रहा हूं कि जब कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो खैरवार साहब हो या सतीश चंद्र मिश्रा जी हो, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं? वो जुगल किशोर की तरीके से वो भी निकाले जाएंगे एक दिन। माननीय जुगल किशोर भी तो हमारे कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। आप देखिए वो पार्टी उन्होंने बदला और उनका बेटा भी विधायक है और उनको पूरा सम्मान मिल रहा है। विधायकों से ये कहना चाहते हैं कि जहां हम लोगों के पास 5-6 बार हम लोग चाय पी चुके हैं, मीटिंग किया है, वास्तव में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि अगर इतना बड़ा सम्मान मुझको पहले 15 साल पहले मिला होता तो मैं किसी पार्टी में न गया होता, उस सम्मान देने वाले के पास सबसे पहले मैं जाता। जी असलम रैनी साहब, आप पूरी तरीके से भूमिका बना रहे हैं, जिस पार्टी में जाएंगे ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है जी ना भाई साहब हमारे दोस्त। जी ठीक है डियर साहब आप सुन रहे हैं और बड़ा मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है इस पर। जाट जो निकाल दे रहे हैं, मैं इसमें एक आकलन कर सकता हूं कि शायद ये लोग जाने की तैयारी कर रहे होंगे, ये औपचारिकता से इससे पहले ही वो निकाल रहे हैं, ये बात भी हो सकता है। मैं इसके बारे में इतना नहीं सटीक बता सकता हूँ, ये भी हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकता है जिसमें इनको पता है, उनकी अपनी एजेंसी के माध्यम से ये पता चला होगा कि हमारे पार्टी में रह के वो कहीं जाने की तैयारी हो रही है, या किसी से वार्ता हो रहा है, इससे पहले से ही कर सकते हैं। ये भी एक प्रशासन की पक्ष होगा। ठीक है रानी साहब, मैं आपसे एक बढ़िया सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो मेरा आज का एजेंडा है कि अब भविष्य क्या होगा बसपा का। तो ज्योतिषी विद्या में PhD तो नहीं किया हूं जी, लेकिन इतना मेरा अनुमान है कि इकाई का जो पहाड़ा होता है वो इकाई में सीमित रह जाएंगे। मेरी बात को आज 4 जून 2021 दिन फ्राइडे को नोट कर लीजिएगा, इकाई ही में रहेंगे। आने वाले दिनों में जो लोगों का रवैया है वो दलित अब बहन जी के पास नहीं रह गया है, दलित अब वो
किसी और के पास चला गया है, वो मैं आपको अगस्त के पहले हफ्ते में खुलासा कर दूंगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप लगातार समय पर खुलासा करेंगे, लेकिन एक खुलासा मैं भी कर दूं आपके सामने कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं दूसरी पार्टी के जो बसपा के टच में हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा संख्या किस पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आप तो बहुत वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छा नहीं, आप ठीक बात है कि जहां जा रहे हैं वो इस समय जो बड़े चैनल खुश हो रहे हैं जी। यूट्यूब पर देख रहे हैं कि किस पार्टी में भगदड़ मची है, किस पार्टी में लोग ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। अभी ताजा आपने देखा होगा, मेरठ का देखा होगा आपने, अलीगढ़ का देखा होगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है रैनी साहब, ठीक है रैनी साहब, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। समझने की यही कोशिश करेंगे कि अगर इसी तरीके से लोग निकाले जाते रहे या जाते रहे तो अंत में बसपा का भविष्य होगा क्या, ये आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुक करेंगे सरजीत सिंह डंग साहब का। डंग साहब, आपने सुना रैनी साहब ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं कि जितने विधायक बच्चे हैं वो भी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे, और लेकिन वही खबर ये भी है कि कुछ दूसरी पार्टी के नेता, जिसमें आपकी पार्टी के भी नेता है, माफ करिएगा, वो बसपा के टच में है जाने में। स्पष्ट कर, अपने मन से पार्टी छोड़ करके आना और पार्टी से निकाले जाने के बाद नया घर खोजना, दोनों में अंतर होता है जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बात इन सब मित्रों को पहले से मालूम थी कि सुश्री मायावती जी का स्वभाव क्या है। जब परशुराम वर्मा का अपमान हुआ सब मौन थे, जब सिद्दीकी साहब हटाए गए सब मौन थे, जब उपाध्याय जी हटाए गए सब मौन थे। अगर इनको विद्रोह करना होता पार्टी से या पार्टी की नीतियों से इन्हें चिढ़ होती, ये लगता कि नहीं ये गलत हो रहा है, तब ये प्रश्न उठाते और पार्टी छोड़ करके आते तो एक अलग दृश्य बनता। आज पार्टी से मुझे कहने पूरा मौका दिया, नहीं आपको पूरा मौका दिया सर, लेकिन सवाल भी सुन लीजिए। कुछ सवाल यह है कि ये तो हाँ, मीठे कड़वे दोनों अनुभव रहे जी, और उन अनुभवों के आधार पर पार्टी का नेतृत्व आकलन करके क्या निर्णय लेगा, ये अभी कह देना यह संभव नहीं है, उचित भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर कि जिस तरह से आपकी बी टीम के रूप में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और खबरें ये भी हैं, ये मतलब सूत्र के हिसाब से खबरें हैं, अपुष्ट खबरें हैं कि अगर आपने उनको ये भरोसा दिया है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वो सपा की सरकार नहीं बनने देंगे, मायावती को फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे। ये बहुत दूर की कौड़ी है साहब जी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद जी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस आंकड़े तक वो पहुंच पाएंगी जैसी आज की स्थिति है जी, कि अभी से कोई जोड़ तोड़ करके निश्चय कर लिया जाए। मगर रणनीतियां चुनाव के ठीक पहले बना करती, अभी बहुत विलंब है, और जब ये रणनीतियां बनेंगी, कौन किस खेमे में होगा और उसको जनता किस प्रकार से लेगी। अब देखिए ना, एक पार्टी जो पूरे भारत से लगभग अपदस्थ है, वो भी आस लगाए हुए कि हमारे यहाँ भी कोई आएगा। तो विचित्र स्थिति है, राजनीति बड़ी विचित्र। ये एक देखिए शतरंज आपने भी लंबा सफर तय किया है, उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास रहा है और देश में भी लंबे समय तक वनवास रहा है। मौजूद लोगों को अपेक्षा है कि हमारे यहाँ भी कोई आएगा जी, हो सकता है चले जाए, मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि जो लोग पहले बसपा से निकले और वहां गए उनका कितना सम्मान होता, मुझे नहीं मालूम। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता कि अगर यह पीड़ा इन्होंने अन्य जो पहले निकाले गए हमारे मित्र बसपा से, कोई अयोग्य नहीं थे, पार्टी के फाउंडर्स में थे, परशुराम वर्मा स्पीकर रहे हैं जी जी, तो एक जमाने में सिद्दीकी साहब दाहिने हाथ कहे जाते थे। पहले बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर लें। उनका क्या हाल होगा, ये बड़ा से बड़ा राजनीति का पंडित आज के क्षण में नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजनीति संभावनाओं अकेले ना, नहीं, संभावनाओं पर बात करें। व्यक्तित्व से क्या होगा आप बताइए करना भाजपा का। नहीं, नेता के व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने कभी, आप इतने साल से पत्रकारिता में हैं, कभी इनके किसी एक नेता को छोड़ के बड़े नेता का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, महामंत्री रहा हो, मंत्री रहा हो, कभी उनके आपने स्टेटमेंट अखबार में पढ़े, कभी आपने टेलीविजन पर? ये बात ठीक है, ये तो उनकी कार्यप्रणाली, उनका कल्चर है जी। कैसा है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरे मित्र ने कहा लोकतंत्र की मान्यता, लोकतंत्र की मान्यताएं कहाँ तक बाहर चल रही हैं, कहाँ तक पार्टियों में चल रही हैं जी, ये नेता के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और नेता की टीम कैसी है, नेता के ऊपर किसी की बात सुनने की क्षमता, सलाह सुनने की क्षमता, उसके ऊपर काम करने की, और जो केवल अपने दिमाग से काम करेगा।
अरिजीत सिंह साहब सुनिए, मतलब आपकी पार्टी में भी ये कहा जा रहा ना कि लोगों को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है और 200 विधायक धरने पर बैठ जाते हैं, तमाम विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। बहुत सी बातें आदमी जब उत्तेजित होता है तो कहते जी, उत्तेजना में बहुत लोग बहुत बातें कहते हैं और वो छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े जिनको परिपक्व कहा जाता है वो लोग भी कहते हैं। जब कहीं अपनी भावनाओं को चोट लगती है, अपने परिवार पर कोई आफत आती है, अपने यहाँ कोई ऐसा लगता है कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, वो आप देख लीजिए ना आज पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में सिद्धू जी और उनके मित्र मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं। उत्तर प्रदेश तक अभी सीमित रहेंगे सर, और खासकर बसपा के भविष्य पर। जी आऊंगा, दोबारा से आऊंगा सर को। जी, बिना किसी आरोप लगाए, बिना आरोप पत्र दिए गर्दन पकड़ के घर से बाहर ढकेल दिया जाए, ये घटना अपवाद है। ठीक है, लोकतांत्रिक पार्टियों में। ठीक, विकास जी आपके पास आ रहा हूँ। आपके यहाँ भी तमाम नेता आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी में स्वागत है? बाकी लोगों का भी रायनी साहब कह रहे हैं जहां सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि लोगों को मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो ईमानदार हैं और काफी लंबे समय तक ये अपने उस मिशन के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि राजनीति में जिसको एमपी एमएलए बनना है, अभी पिछले 2 दशक की राजनीति में लोगों ने वोट बैंक की पार्टियां पकड़ी। तो कितने से कह रहे हैं डंग साहब कि लोगों ने बोला नहीं, ये बात सही है कि लोगों ने बोला नहीं, पर उन्होंने अपनी पार्टी के को पकड़ा था। पार्टी का नेतृत्व कोई भी हो, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उसको अपनी पार्टी में आस्था विश्वास होता है और वो हर तरीके की परिस्थितियों से वो अनुकूल हो विपरीत हो वो अपने आप को एडजस्टमेंट करता है। ठीक बात। कांग्रेस पार्टी में अगर ये लोग आना चाहते हैं तो इनका पूरा स्वागत है। ठीक है, और हम इनके अनुभव का जरूर लाभ लेंगे। ठीक है विकास जी, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है, आप कैसे, कांग्रेस के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, शानदार, आप कैसे देख रहे हैं बसपा का भविष्य क्या होगा? एक मैसेज तो लगातार ये गया है कि इस पार्टी के अंदर पॉलिटिकल वर्कर का कोई सम्मान नहीं, और ये पार्टी किसी के साथ भी रात को 2 बजे 3 बजे गला काट सकती है, और ऐसा किया है इन्होंने। रामअचल राजभर जी बहुत ही जमीन से बहुजन समाज पार्टी को पूर्वांचल में खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल कर रहा है। मेरे गांव के बगल के हैं, हम लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं, हमने उनका हर दृश्य देखा है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बहुत ऊपर पहुंचाया। लालजी वर्मा जी एक शुद्ध पॉलिटिकल वर्कर है, उन्होंने लोक दल से लेकर के तमाम सारी दौर देखे। किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के सम्मान पे चोट नहीं। बात मैं समझ गया आपकी सर, आप विकास जी ये बता दीजिए, उसी पे आ रहा हूँ, आखिर भविष्य क्या है? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। किसी भी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर को जिसने अपना पूरा जीवन केवल राजनीति में बिताया हो, उसके स्वाभिमान सम्मान पे चोट नहीं करनी चाहिए जी। और जिस तरीके से बहन कुमार जी लगातार पॉलिटिकल वर्करों और नेताओं के स्वाभिमान पे चोट पहुंचा रही है, उसकी ये अंतिम पराकाष्ठा पार कर चुकी है। ठीक है, लेकिन ये सब ठीक है विकास जी, विकास जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके पास में दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसके लिए सभी लोग ललायत रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामअचल राजभर जी का भी बहुत बड़ा रोल है, उनकी बिरादरी का भी रोल है। मैं अम्बेडकर नगर जनपद की राजनीति को ही कहूं तो रामअचल राजभर के बगैर बहुजन समाज पार्टी वहां कभी नैया नहीं उसकी पार हो सकती है। आज मोदी का युग में भी जहां पर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि बड़े बड़े नेता थे जब पहले ये कहा जाता था कि अगर ये चले जाएंगे, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा, कि अगर चले जाएंगे तो पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, या इससे पहले बड़े नेता थे जो कांशीराम जी के साथ में काम करते थे, उनके जाने के बाद भी 2007 में बहुमत की सरकार बनी थी।
जी। बहन जी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और कई बार केंद्र की राजनीति में सामने आई हैं, पर एक ऐसा भी समय आया है कि उनको किसी भी सदन का मेंबर नहीं है जी। और आज सीमित संख्या में जो विधायक हैं वो भी अपने दल बदल कानून में ना फंसे, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंतजार कर रहे हैं। और बहन जी लगातार जिस तरीके से इन लोगों को मजबूर कर रही हैं कि ये कहीं जाएं और किसी और दल में जाएं, क्योंकि उस राजनीति की जो वो देवी हैं जिनको लोगों ने बहुत कुछ कहा, कहने के बाद पता लगा कि आपके ऊपर एक मुकदमा छूट जाए, उससे बढ़िया है कोई टिप्पणी ना किया जाए। और अब विषय भी नहीं रह गई है भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो स्वयं अब विषय भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कहना अलग बात है, वो स्वयं उस देवी जी जो है उन्हीं का निर्णय है कि लोग किसी भी तरीके से हमारी पार्टी से जाए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो चलाए। जी। उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर विकास की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वो शुरू से चला रही है, इसमें किसी से छुपा नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है सर जी, आएंगे। नहीं आएंगे आपके पास में। जरा शशांक जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी शशांक जी के पास चलते हैं। जी जी। गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में जो एपिसोड किया, बीजेपी के साथ उन्होंने मदद करने का जो गेम किया, धीरे धीरे उनका चेहरा खुल गया। और भारतीय राजनीति में वो बी टीम नहीं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के ब्रोकर की पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिससे उनके साथ दलित भी छोड़ के चला गया। माइनॉरिटी बहुत पहले छोड़ के जा चुका था। और बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट था, जिसको लेकर वो बेस खरीद फरोख्त करती थी, जिसको लेकर उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया, आज वो सारा कुछ सरक चुका है। ठीक है, ठीक है। शशांक जी आपके पास आ रहा हूँ। तो आप किस तरह से देखते हैं बसपा का भविष्य? आप बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, अच्छे दुश्मन भी रहे हैं, अच्छे मित्र भी रहे हैं। जी। मायावती बहन जी की उम्र 66 साल की वो हो रही हैं और ले दे के 2 नाम उनके पास हैं जो उनके पॉलिटिकल सक्सेसर हो सकते हैं। एक उनका भतीजा आकाश, एक उनके भाई आनंद जी। लेकिन उन दोनों लोग की कोई ऐसा बेस नहीं है कि वो उनको कैडर या वो संगठन को पूरा उनको एक साथ कोई एक्सेप्ट कर सके। तो मेरा अपना आकलन ये है कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, जो निकालने की जो कार्रवाई हो रही है, वो एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए हो रही है कि कोई भी जरा सा विरोध संगठन के अंदर ना रह जाए। ये आपने और दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो इस बहस से थोड़ा सा हटके है, सुरजीत साहब भी बैठे हैं, साहू साहब भी बैठे हुए हैं। मेरा एक अपना निजी एक एडवोकेट होने के नाते, कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा होने के नाते, संविधान में यकीन करने के नाते, मेरा अपना मानना है कि जब तक इस देश में दल बदल कानून रहेगा तो 12-13 जो नेशनल प्रेसिडेंट्स हैं पार्टी के, उन पर जो 2/3 का एक दबाव रहता है कि 2/3 के बिना डिफेक्शंस नहीं हो सकते हैं, तो मायावती जी जैसे चरित्र आगे आने वाली राजनीति में और बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे। ये एक खतरा मेरे दिमाग में। ठीक है, ठीक है। शशांक जी मैं आपकी बाकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उनकी उम्र को लेकर के आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र 80 साल की हो रही है और अभी भी वो मुख्यमंत्री पद के ही दावेदार बने हुए हैं, अड़े हुए हैं। तो अभी 66 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। अभी तो उनको प्रधानमंत्री तक के सपने दिखा रहे हैं लोग। डीआर साहू साहब के पास आते हैं। डीआर साहू साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उम्र की बात जो है उसकी उन्होंने शायद ये बताया कि इनकी जो राजनीतिक सत्ता की हस्तांतरण है, उसके लिए जो बड़े दिग्गज नेता यदि पार्टी में रहेंगे तो वो विरोधाभास प्रकट हो सकता है। इसलिए वो जो एक सही तरीके से सत्ता की हस्तांतरण अपने परिवार की तरफ चला जाए, इसकी बात करते हैं, इसलिए वो एस उसके लिए कह रहे थे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि मायावती जी को हम लोगों ने सभी देखा है कि 2007 से 2012 के बाद एक राष्ट्रीय स्तर में एक राष्ट्रीय दल के रूप में और एक दलित अस्मिता की एक नेतृत्व, एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में देखा गया था करिश्मा कांसीराम के बाद। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब एक राजनीतिक दल जब उभर के आते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है संगठन।
और वो संगठन पे मजबूती ना दे के वो एक संसाधनों की जो एक उसके ऊपर जो उन्होंने अपना ध्यान दिया, केंद्रित किया, खास तौर पे आर्थिक संसाधन हो या जो भी संसाधन हो, जो कि हम बताना नहीं चाहते, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं, और इसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो संगठन और संगठन की जो कैडर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उसके ऊपर बल नहीं दिया। तो कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी पार्टी के खुद व्यक्ति के रूप में उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की इतनी बहुत पोटेंशियल था कि राष्ट्रीय दल होके पूरे भारतवर्ष में एक प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी एक आध बार बात की गई थी। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से इतना उछाल के बाद अब ये अप्रासंगिक होना, इस अप्रासंगिक होने में कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तो इसमें अगला सवाल मेरा ये है, ये जो अभी अप्रासंगिकता आप देख रहे हैं, ये क्या ग्राफ कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाएगा? क्योंकि जो ट्रांजैक्शनल पीरियड आप देख रहे हैं जी, अरे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जब राजनीतिक दल एक ब्रोकर की तरह या एक बिचौलिया की तरह काम करने लगेंगे, या कोई भी कहता है कि बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी के साथ रहेंगे, तो इसमें अपनी प्रासंगिकता अपने आप खो जाता है। और उसमें आप देखे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी नरेशन सेट किया जा रहा हो कि उनके खिलाफ ये नरेशन सेट किया जा रहा हो। नहीं, नरेशन तो होता ही है, नरेशन बिल्कुल होता है, नैरेटिव तैयार होता है, ये मैं बिल्कुल मानने मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट द क्वेश्चन इज उस नैरेटिव्स का हिस्सा भी बन रहे हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि वो जो इमेज है, उस इमेज के खुद ही वो उसमें विक्टिम बन जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में सुश्री मायावती जी की जो, मेरा और एक बात आपको कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश राजनीति एवं भारत की राजनीति में जो आने वाले युवा की बात, देश बात मानते हैं, उसमें ये जाति, ये जो अनुगत्यता, ये सारे जो बिरादरीवाद, ये धीरे धीरे पीछे सीट में बैठेगा, और विकास और परफॉर्मेंस या गवर्नेंस ये आगे सीट में बैठेगा। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रानी, ठीक है सर, किनार कर देंगे। ठीक है, ठीक है रानी साहब, ठीक है असलम रानी साहब, क्या ये जो बात शशांक जी ने कही, जिस पर मुहर लगाई डीआर साहू साहब ने, कि सारे लोगों को इसलिए बाहर किया जा रहा है जिससे कि या तो भतीजे को या भाई को एस्टेब्लिश किया जा सके, कोई उनको चैलेंज ना कर सके? जी, मेन जो मुख्य लोग सभी जातियों के लोगों को बाहर निकाला है, इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा ओबीसी और मोस्ट ओबीसी जो हमारे उत्तर प्रदेश में वो राजभर हैं, आपके कुर्मी समाज के लोग हैं, मानीलाल जी वर्मा जी हैं जी, आपके मौर्य हैं, आपके चौहान हैं, ऐसे जो मोस्ट बैकवर्ड है, विश्वकर्मा, ये सारे पार्टी के लोग माननीय बहन जी के साथ में रहते थे, तब इनकी सरकार बनती थी। आज ये सारे लोग खिसक गए हैं। नहीं, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप असलम रानी साहब, ब्राह्मण तो उनके साथ में ना, ब्राह्मण तो उनके साथ में है ना। 2007 में जो समीकरण बने थे, बहुजन से सर्वजन की ओर गई थी और ब्राह्मणों ने उनका सपोर्ट किया, तभी तो सरकार बनी थी। तो मैं कहने जा रहा हूँ जी कि आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, सर्वे कर लीजिए कि ब्राह्मण समाज और मोस्ट बैकवर्ड और पूरा माइनॉरिटी और दलित इस समय किसकी तरफ जा रहा है। अगर एक सर्वे आप कर लेंगे तो ब्राह्मण समाज के 50% से एबव लोग खिसक गए हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये आप अपने सर्वे में खुद सर्वे करके बताइए। मोस्ट बैकवर्ड भी खिसक गया है। असलम रैनी साहब, मिश्रा जी ब्राह्मण के आइकन है वहां पर, और वो पूरी तरीके से कमांड संभाले हुए हैं, तो ब्राह्मण कहाँ किसका उनके पास में? अब ब्रजेश पाठक के चले जाने से सारा, मेरा तो जनपद बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर है, जनपद श्रावस्ती, यहाँ पर 2 सीटें हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जनपद का माहौल है वही मैंने अंबेडकर नगर में देखा, और मैं अभी इधर हापुड़ और मेरठ भी गया था, वहां भी मैंने देखा हूँ, लखीमपुर गया हूँ, सीतापुर गया हूँ जी। वहां पर भी मैंने लोगों से विधायक बन के नहीं पूछा हूँ, बल्कि एक कार्यकर्ता की हैसियत से पूछा हूँ
तो लोगों का सबका कहना है कि जहां सम्मान मिलेगा मैं वहां जा रहा हूं और मैं वहां जा चुका हूं। अच्छा अब ये बता दीजिए कि ये तो सब हो गए कि सब जा रहे हैं, क्लियर हो गई बात, लेकिन ये बता दीजिए 2012 जो 2021 का चुनाव है उसमें बसपा का क्या भविष्य होगा, कहां खड़ी होगी बसपा? जी और कुछ नहीं बचेगा जी। ग्राफ जितना है किसका आगे बढ़ रहा है वो तो मैं आपके खुलासा कर ही चुका हूं। और किसका सितारा बुलंद होगा ये दिसंबर में जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप देखिएगा। आप कितना समय बचा है, केवल 6 महीना बचा है जी। दूसरा महीना चल रहा है और अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है। अब तो लोग बाहर निकलना शुरू किए हैं और 2 महीना बरसात ले लीजिए आप, तो समय तो केवल 4 ही महीना बचा है चुनाव का। जी जी। ऐसी स्थिति में समय कम होने के कारण आप लोग देखिएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खासतौर से आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी एक टीम हर जनपद को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भेज करके देखिए कि आखिर इस समय जनता किसको पसंद कर रही है। जी ठीक है जी, ठीक है सर्वे ठीक है जी। एक 4 दिन पहले मैं देख रहा था कि वो उन्होंने सर्वे करके बताया है लोगों की हालत खराब है। मैं कहता हूं कि आपके न्यूज के लोग भी जो सर्वे कर ले, केवल 10 जिले ले लीजिए, 3 उत्तर के ले लीजिए, 3 पूरब के ले लीजिए, 3 पश्चिम के ले लीजिए। आपकी बात स्वीकार होगी। आपने जो बात कहा है उसी पर आगे बढ़ेंगे। सुरजीत सिंह डंग साहब, रानी साहब कह रहे हैं कि दहाई के अंक को भी नहीं छुएगी, 9 तक सीमित रह जाएगी बसपा। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, उनकी पीड़ा बोल रही है। इसके पहले भी जो लोग निकाले जाते थे उनकी भी पीड़ा बोल रही है। आकलन क्या है ये भी बता दीजिए। ये आकलन करना बहुत अकलमंदी की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ उनकी प्रतिक्रिया क्या है उसके ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ जी। अभी आगे आज के तारीख में जब 6 महीने लगभग 7 महीने बाकी हैं, इसी बात को ये कहना कि मैं जो कह रहा हूँ वो होगा ही, क्योंकि एग्जिट पोल निकलते हैं तो जो कि चुनाव होने के बाद वो भी कितने प्रतिशत सही निकलते हैं और हर चैनल पर बैठने वाले एक्सपर्ट्स अलग अलग अपनी अपनी बात कहते हैं। परिणाम कुछ और होते हैं और टिप्पणियां कुछ पहले और होती हैं, फिर बाद में कहते हैं साहब ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये कमी रह गई जी। मैं नहीं जानता हूँ ये मैं इतना बड़ा पंडित नहीं हूँ राजनीति का कि आज भविष्यवाणी कर दूं कि 9 पे रहेंगी कि 90 पे रहेगी। ठीक है, वो आगे क्या कदम उठाती हैं इतना मैं जरूर जानता हूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है कि सुश्री मायावती जी बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई हैं, तो अगर अप्रासंगिक होने का उन्हें डर होता तो परशुराम वर्मा, उसके पहले भागवत पटेल, समय कम है सर, अब नाम मत गिराइए, जल्दी से बता दीजिए जी। दल नेता कुछ और थे, अगली बार उनको टिकट ही नहीं मिला, संख्या बढ़ी। ठीक है सर, बात पूरी हो गई। क्या निर्णय लेगी जी? ये अभी वो आगे किसके साथ जाएंगी, नहीं जाएंगी, अकेले लड़ेंगी, क्या करेगी? अभी कुछ चीज ठीक है, अब अभी कुछ चीज निश्चित नहीं है। विकास जी, आपका आकलन क्या है? 9 तक सीमित रह जाएंगी, दहाई का आंकड़ा नहीं पार करेंगी, या जो सुरजीत सिंह डंग साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी, कुछ कहना? डिबेट में बाहर निकल के आई जी, तो हम कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जितना आश्वस्त है मायावती जी के करियर को लेके, नहीं, बिल्कुल आश्वस्त नहीं। आप गलत आक्षेप कर रहे हैं। आपके साथ मिलकर लड़ चुकी हैं और मैंने आपके कैंडिडेट को हराया। चेहरा नहीं देखा है, 4 बार विधायक रहा लगातार। नहीं देता सर। पंजाब में बसपा नहीं है, मायावती जी वहां चुनाव लड़ा रही है। बिहार में साफ है, बिहार में चुनाव लड़ा रही है। राजस्थान सरकार गिरा रही है, वो वहां सरकार कर रही है, उनकी अपनी रणनीति है। उसमें अच्छा है अपना कोई कमेंट मैं तो नहीं कर सकता। और कौन बीजेपी, आप बताइए कि आपकी हैसियत क्या है? आप कितने स्टेट में, पंजाब में क्या हाल हो रहा? माफी के साथ और आप कहते हैं विकास जी को कहूंगा कि समय समाप्त हो गया। विकास जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। विकास जी जी आप प्लीज करते हैं। ठीक है, डंग साहब बात
ठीक है डंग साहब, बात हो गई आपकी, प्लीज डंग साहब, बात हो गई आपकी जी। शशांक जी अपनी बात रख लीजिए भाई, फाइनल कमेंट आपका। बिजनेस का दोस्त है, बिजनेस एनालिस्ट, तो हर चीज की एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो वो कह रहा था कि यार तुम्हारी बसपा, मैंने कहा हमारी तो नहीं, मैं तो सपा का हूं। बोले नहीं, तुम्हारी बसपा से राजनीतिक पार्टी जो बसपा है इसकी ब्रांड वैल्यू 10% भी नहीं रह गई है। तो मैं रायनी साहब की बात से 100% बिल्कुल एग्री करता हूं कि 9 से ऊपर जाना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। नहीं, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं जी आपके चैनल के माध्यम से, कि जब हम लोग नवंबर में पार्टी से बाहर किए गए तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ही तो बहन जी को बताया था कि अगर सपा को हराने के लिए मुझे भाजपा का साथ देना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो ये किसके वर्ड है? ये माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के वर्ड है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनवाने में बहन जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था एन चुनाव में, आपको वो भी याद रखना चाहिए। ठीक है डीआर साहू साहब, आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या जी बसपा का क्या होगा, क्या मतलब दहाई तक पहुंचेगी या नहीं? ले जाएंगे। आपको आईना दिखा रहा हूं, मैं राजनीतिक आईना देख लीजिए, मैं लड़ नहीं रहा। हमने तो सब सारे आईने देख लिए। साउथ आपको सुन ले भाई, सफलता के सारे आईने डंग साहब देखा है कांग्रेस। साउथ आपको सुन लीजिए, बहुत मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये बात जरूर कह सकता हूं कि संगठन जब कमजोर हो जाता है और संसाधनों की मतलब उसकी रख रखाव में यदि हम पूरी पार्टी की जो बड़े कद्दावर नेता और बड़े राजनीतिक दल से थोड़ी सी आरक्षण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को भी पता चल रहा है, इसलिए स्थिति बहुत गंभीर है। स्थिति बहुत गंभीर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्थिति बहुत गंभीर है, बसपा को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के तमाम आकलन यहाँ पर किए गए। और रायनी साहब जो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रहे, वो हमें बता रहे हैं कि भविष्य उनका अच्छा नहीं होगा, वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरा अभी अनुमान है कि नहीं, वो इतनी जल्दी अप्रासंगिक नहीं होंगी, उनका अभी करियर बहुत ही शानदार होगा। और ये एक गठबंधन की बात भी चल रही है। अब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लोग निकाले जा रहे हैं या निकल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।